बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमारा डे 1 का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, डे 1 का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग से ही स्टार्ट लेते हैं। The word homeostasis means the metabolic equilibrium actively maintained। बेटा इधर स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि मेटाबॉलिक का मतलब यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म, और ये टर्म आपने पहले भी सुनी हुई है। मेटाबॉलिज्म मीन्स चेंज, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स कांस्टेंट होना। इट मीन्स डैट कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जितना भी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के इनसाइड हो रहा है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के इनसाइड हो रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक मेथड से एक स्पेसिफिक लेवल पर आकर इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाते हैं। इट मीन्स डैट कांस्टेंट हो जाते हैं, और कांस्टेंट होने पे ये एक्टिवली मेंटेन्ड हो जाते हैं। मेंटेन्ड का मतलब कि वहाँ पर ये कायम हो जाते हैं। यानी आप अपनी बॉडी की बात कर लीजिए या प्लांट्स की बॉडी की बात कर लीजिए, तो इनमें जो भी केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। और वो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वो एक स्पेसिफिक लेवल के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएंगे और वहाँ पर मेंटेन्ड हो जाएंगे, यानी कांस्टेंट हो जाएंगे, वहाँ पर कायम हो जाएंगे। इस बेस पर होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये बनी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, कि आपकी बॉडी की जितनी भी इंटरनल कंडीशंस हैं वो तमाम की तमाम इक्विलिब्रियम पर होंगी, डिस्पाइट चेंजिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, इसके बावजूद कि बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आए। इट मीन्स डैट कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जितना मर्जी चेंज हो, आपकी बॉडी का जो इनसाइड है वो अपने स्पेसिफिक लेवल पर आकर इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर आकर कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएगा। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट मीन्स डैट कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना मर्जी ही टेम्परेचर क्यों ना हो, आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सटर्नल जो भी होगा, आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। बात समझ आ रही है? अगर 37 से टेम्परेचर अप या डाउन होगा तो आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली तौर पर और केमिकली तौर पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। उन्हीं चेंजेस को मेंटेन करना इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसकी एक और एग्जांपल है जो यहाँ पर दी गई है, वो ये है कि बॉडी ग्लूकोज लेवल रिमेन 1 ग्राम पर लीटर। इट मीन्स डैट कि आपकी बॉडी में आप जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट ले लें एज अ फूड, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट में से आप जितना भी खाएंगे पर लीटर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। मतलब आपका जो ब्लड है वो अगर 1 लीटर है तो उस 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, नीड है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं तो क्या होता है? ये होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आपको ये बात पहले से ही इल्म है, जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा कि ब्रेन इंक्रीज हो चुका है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्रेन ये मैसेज आपके एक ऑर्गन को सेंड करेगा विच इज़ कॉल्ड पैनक्रियाज। और आप ये जानते हैं कि पैनक्रियाज में से एक केमिकल रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। और
इंसुलिन का फंक्शन ये है कि इंसुलिन ने कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को लो करना होता है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को लो करना होता है। तो इंसुलिन रिलीज होगी, ब्लड में आएगी और कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन को लो कर देगी, इतनी हद तक जितनी हद तक रिक्वायर्ड है, मेंटेन कर देगी, बैलेंस कर देगी, कांस्टेंट कर देगी उस लेवल तक जिस लेवल तक कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से इंसुलिन उस ग्लूकोज लेवल को मज़ीद रिड्यूस कर दे नॉर्मल से भी, तो फिर ये मैसेज ब्लड से, मतलब कि ये मैसेज जाता है ब्रेन तक, तो ब्रेन क्या करता है, उसी पैनक्रियास को दोबारा मैसेज सेंड करता है, तो एक और केमिकल रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है ये जब रिलीज होता है, इंक्रीज करता है जाकर ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को, जिस वजह से वो ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर राइज होना स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल पर आने की कोशिश करता है। तो इस तरह आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो ऐसे केमिकल हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक लेवल पर तक या जो मेंटेनेंस लेवल है वहाँ तक आकर स्टॉप हो जाए। तो दिस प्रोसीजर इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, होपफुली ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आइए पहले इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं और इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट होने की कोशिश करेंगी, मेंटेन होने की कंडीशंस पर आ जाएंगी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके बावजूद कि बाहर एनवायरनमेंट चेंज है, लेकिन बॉडी जो है वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर, बेटा कोर टेम्परेचर का मतलब है ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम टेम्परेचर of the human body remains at about 37 डिग्री सेल्सियस despite fluctuations। fluctuations का मतलब है changes। इसके बावजूद जो changes आएंगी in the surrounding air temperature, कि टेम्परेचर जितना मर्जी ही चेंज क्यों ना हो इन्वायरमेंट का, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली इसी तरह द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग आर मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कि आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे लेकिन आपके 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा। इसको रिड्यूस करने के लिए इंसुलिन केमिकल आएगा और इसकी रिडक्शन करना शुरू कर देगा, वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेंटेन से भी मज़ीद लो होना शुरू हो जाएगा, फिर एक केमिकल आएगा पैनक्रियास से विच इज़ कॉल्ड ग्लूकागोन। ठीक है, ये ग्लूकागोन आकर इस कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन को दोबारा इंक्रीज करेगा और ये दोनों केमिकल इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर इसको कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखिए कि 1 लीटर ब्लड में रिक्वायरमेंट 1 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट। Only 1 gram of carbohydrates are needed in 1 liter of blood। अब आप देखिए आप कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हर रोज़ अपनी रूटीन लाइफ में लेते हैं, लेकिन कैसे आपकी बॉडी जो है वो इसको मेंटेन करती है। तो बेटा असल में ये बॉडी में कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि असल में ये काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड मैसेज ब्रेन के पास लेके जाएगा, तो असल में मैसेज ले जाने वाला जो ब्लड है उसमें कुछ सेंसर्स अवेलेबल है जो ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन उस चीज़ को सेंस करेगा उन सेंसर्स के थ्रू और सेंस करके एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करेगा। ये ब्रेन की डिस्कशन जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जब उसको हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आ जाइए थ्योरी पे। Body cells need the internal environment in which conditions do not change much। यानी बॉडी सेल्स जो है वो कंडीशंस चेंज जो हो जाती हैं उन पे डिपेंड नहीं रहते। ठीक है जी। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। और ये भी याद रखिएगा कि इंटरनल कंडीशंस के लिए एंजाइम्स का भी जो फंक्शन है वो भी असरअंदाज होता है
और इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो याद रखिए कि इंजाइम्स का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में फंक्शनिंग परफॉर्म करती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं। तो एंजाइम्स को मेटाबॉलिज्म करने के लिए वही टेम्परेचर चाहिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। एंजाइम्स के बारे में भी आपने 9th क्लास में 6th चैप्टर में पढ़ा था। प्रॉपरली ये पूरा एक चैप्टर था एंजाइम्स का, और एंजाइम्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है जी। और अगर 37 से टेम्परेचर इनका चेंज होगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचुराइज्ड हो जाएगा। इट मीन्स दैट उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसकी नेचर ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। अब वो आगे कहता है कि दी फॉलोइंग आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं होम्योस्टेसिस की जिनकी यहाँ पर बात की गई है। द फर्स्ट इज ऑस्मोरेगुलेशन, द सेकेंड इज थर्मोरेगुलेशन एंड द थर्ड इज एक्सक्रीशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑस्मो वर्ड जो है वो ऑस्मोसिस से आया है, और ऑस्मोसिस में बात जो मेजरली होती है वो होती है सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स डैट कि अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर की रेगुलेशन हो जाए, रेगुलेशन मीन्स कि ये कायम हो जाए, इट मीन्स डैट कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएं, तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है जी। तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन का बैलेंस होना, कांस्टेंट होना, मेंटेन होना। Osmoregulation. It is the maintenance of the amounts of water and salts in the body fluids. Body fluid mean कि आपका blood और blood के अलावा आपके body के tissues. We know that the relative amount of water and salts in body fluids and inside cells control the process of diffusion and osmosis. और आपको ये भी पता ही है कि ये जो salts और water हैं ये आपकी body में osmosis एंड डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसे मेंटेन करते हैं। आपने 9th क्लास में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था और ऑस्मोसिस के बारे में भी पढ़ा था। विच आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, और इन्हीं की बेस पर आपकी जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग होती है, यानी सेल्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आप आगे देख सकते हैं उन्होंने रिकॉल करवाया हुआ है आपको 9th क्लास से। अब हमारा नेक्स्ट जो इससे रेलिवेंट एग्जांपल है वो है थर्मोरेगुलेशन। बेटा यहाँ पर मतलब थर्म का मतलब है टेम्परेचर, या आप कह लीजिए हीट। इसकी बात हम वैसे अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर का मेंटेन होना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, एंड दिस फिनोमिनन इज़ नॉन एज थर्मोरेगुलेशन। क्यों? उसकी एक बेसिक रीज़न भी हम वैसे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा तब ही हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल एंजाइम्स का टेम्परेचर भी क्या होगा? मेंटेन होगा। और बॉडी में अगर एंजाइम्स होंगे तब ही आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म अकर हो सकती है, यानी मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम अकर हो सकती है। इस वजह से बॉडी के टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कह लीजिए कि कोर टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर्स, स्पेसिफिक टेम्परेचर्स, विच इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का चेंज आता है, मे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, तो इसकी वजह से डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो आपके एंजाइम पे होगा। वो एंजाइम प्रॉपरली जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जितने भी फूड पार्टिकल्स आते हैं वो स्प्लिट होने के लिए एंजाइम्स के पास आते हैं, विच इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंजाइम्स उनको अपने अंदर पैक करते हैं एक्टिव साइट में और उनको स्प्लिट करके क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट्स। ये असल में एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन है। अब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रॉपरली एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सबस्ट्रेट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे।
तो इस तरह एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारी जो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब यहाँ पर है कि जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना, ठीक है जी। और याद रखिएगा कि हमारी बॉडी कह लीजिए ह्यूमंस की या एनिमल्स की, और जो प्लांट्स की बॉडी है स्पेसिफिकली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं वो 3 टर्म्स में है, यानी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में। द फर्स्ट इज सॉलिड, द सेकंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस, ठीक है जी। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में अगर वेस्ट की बात करें गैस की, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एक यूजफुल गैस है ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट कह लीजिए या वेस्टफुल गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन कर रहे हैं या एक्सक्रीशन कर रहे हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में यूरिन बनता है लिक्विड वेस्ट, वो हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये लिक्विड वेस्ट की एक्सक्रीशन हो रही है। इसी तरह आपने 9th क्लास में पढ़ा था सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूट्रिशन में कि हमारी बॉडी में जब प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है तो उसके बाद कुछ सॉलिड वेस्टेज बनती हैं, सॉलिड वेस्ट्स बनती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फीसिस। तो वो फीसिस जो हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाद में उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। इट मीन्स डैट के ह्यूमन बॉडी में 3 फॉर्म्स में वेस्टेज बनती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है जी। और इन तीनों को बॉडी से एलिमिनेट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो आइए इसे रीड कर लेते हैं। एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कैसे, देखिए आपने अगर फूड खाया है, आप अगर खाना खाते हैं तो खाने की डाइजेशन होगी। स्टूडेंट्स, अगर डाइजेशन होगी तो वो फूड आपकी बॉडी को भी मिलेगा जिसको आप एज अ एनर्जी के तौर पे यूज़ करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो वेस्ट बन जाएगा। अब वो आपकी बॉडी में स्टोर है, ठीक है। अब वो वेस्ट तो चला गया, जो फूड यूज़फुल था वो आपके मसल्स वगैरह में आ गया, आपने उसको एज अ एनर्जी के तौर पे यूज़ कर लिया। अब आपको मज़ीद फूड की ज़रूरत है, आप मज़ीद खाना खाएंगे, मज़ीद वेस्ट बनेगा और यह प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जब वेस्ट जो हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स में कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको वहाँ से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैसेस जो हैं, स्पेसिफिकली गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो साथ साथ रिमूव हो रही होती है, तो इसका तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो यूरिन है, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, ये हमारी स्पेसिफिक ऑर्गन्स में स्टोर होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है। हम एलिमिनेट करेंगे तभी तो मज़ीद खाना खाएंगे, तो मज़ीद वेस्ट बनेगी। तो यानी इट मीन्स डैट कि ये होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड, निकाल दी जाती हैं फ्रॉम बॉडी, अपने जिस्म में से, टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, ताकि जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो किस स्टेट में आ सकें, इक्विलिब्रियम में। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज़ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे वही अगेन बात लिखी है जो कि एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल से रिलेट करती है, कि जैसे ह्यूमन बॉडी में सॉलिड, लिक्विड और गैस एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या कह लीजिए कि वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, इसी तरह याद रखिए कि प्लांट्स के अंदर भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह की वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एनिमल्स, स्पेसिफिकली ह्यूमंस के साथ काफ़ी हद तक रिलेट करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्लांट्स के जो वेस्ट्स हैं वो कैसे रिमूव होती हैं और कैसे कैसे वो वेस्ट बनती हैं उनकी बॉडी में। तो अगर बात कर ली जाए सबसे पहले गैस की, तो देखिए आपको ये पता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल।
प्लांट मैन्युफैक्चर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। देखिए इस रिएक्शन में आपने गैसेस को फोकस करना है। प्लांट्स जो हैं उनके लिए इस वक्त यूजफुल गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कह लीजिए कि एक्स्ट्रा गैस है जिनको इन्होंने रिमूव करना है वो है ऑक्सीजन गैस। और ये आप देख लीजिए कि ये काम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का डे टाइम में करेंगे। इट मीन्स डैट कि ये प्रोसेस जो है ये सिर्फ डे टाइम हो सकता है। उसकी जो रीज़न है बेसिकली वो ये है कि प्लांट्स असल में ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट परफॉर्म कर रहे हैं, और सनलाइट जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम अवेलेबल होती है। इट मीन्स डैट कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि असल में ग्लूकोज बनाती है, और उसके अलावा जो आप कह लीजिए कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो कि उनकी फिल वक्त ज़रूरत नहीं है वो ऑक्सीजन गैस है जिसको वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। तो इट मीन्स डैट के प्लांट्स अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट समझ के बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट ये फंक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन्स डैट उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर रेस्पिरेशन पे फोकस करते हैं, जिस वजह से वो ड्यूरिंग नाइट यानी आप कह लीजिए नाइट टाइम क्या होता है कि नाइट टाइम प्लांट्स क्या करते हैं कि नाइट टाइम उनकी बॉडी में जितना ग्लूकोज स्टोर हुआ होता है उस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन शुरू कर देते हैं। यानी ड्यूरिंग नाइट ऑक्सीजन एक यूजफुल गैस बन जाती है। क्लोरोफिल उनके अंदर वैसे ही रहता है ग्रीन पिगमेंट, लेकिन इस टाइम जो सनलाइट होती है उसकी एब्सेंस होती है, तो प्लांट इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और उसके साथ वाटर की जनरेशन कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग नाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ अ सरप्लस कह लीजिए एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा, कि ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सरप्लस गैस। अब सरप्लस क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल भी हर वक्त निकाल रहे हैं और नाइट के वक्त प्लांट भी निकाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ सरप्लस गैस, यानी इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस चीज़ से ये देख लिया कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी से गैसेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जब रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसको यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब ऑक्सीजन का यूज़ ज़्यादा है तो उसको गेन कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह प्लांट्स अपने अंदर गैसेस को मेंटेन करते हैं और होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, आइए पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant। कि plants environmental changes को जो है वो respond करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जो internal conditions हैं उनको क्या करता है? constant करता है। That is homeostasis। They apply different mechanisms for the homeostasis of water and other chemicals, that is oxygen, carbon dioxide, nitrogenous wastes और नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये मटेरियल्स होते हैं जो वेस्ट्स होती हैं प्लांट्स की, उन्हें कहा जाता है। ये ज़्यादातर सॉलिड वेस्ट्स होती हैं। अब पहले हम बात करने लगे हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा मीन्स जो ज़रूरत नहीं है। In daytime, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis and hence it is not a waste product। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गुड और अ रिक्वायरमेंटल गैस फॉर प्लांट्स। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती। एट नाइट, रात के वक्त, इट इज़ सरप्लस, ये एक्स्ट्रा हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात के वक्त इसका कोई भी यूजेज नहीं है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यूज बाय डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन के प्रोसेस से इसको निकाल दिया जाता है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपने जो 9th क्लास में पढ़ी थी वो ये थी कि किसी भी मटेरियल का या किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना। अब प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
वो उसको बाहर निकालेगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। तो हम कहेंगे कि प्लांट्स असल में इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कर रहा है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट थ्रू स्टोमेटा। अब आपने स्टोमेटा के बारे में इससे जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर 10, उसमें भी पढ़ा था कि स्टोमेटा एक ऐसा पोर्शन होता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर या यंग स्टेम्स में कह लीजिए, जहाँ से वाटर और गैसेस जो हैं वो इन और आउट होती हैं। इन यंग रूट्स जो जड़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जर्नल रूट सरफेस, उनकी सतह से, स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स, क्योंकि रूट्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। आइए बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मीजोफिल सेल्स, जो कि लीव्स में होते हैं, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ये डे टाइम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के सेल्स में जनरेट होती है, जैसा मैंने आपको इस रिएक्शन में कर बताई। एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोडक्ट का मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी यूज़ की नहीं है। इसी तरह प्लांट्स के लिए ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, उसके यूज़ की नहीं है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, इट मीन्स दैट कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग डे टाइम रेस्पायर करने की वो कर लेता है, उतनी ऑक्सीजन इनहेल करता है। लेकिन मोस्टली जो ऑक्सीजन है वो अपनी बॉडी से जो है वो एक्सेल मतलब निकाल देता है, एक्सेल। द मीजोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 1 का जो वर्क है वो आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना वर्क फॉर डे 2 स्टार्ट करने लगे हैं। होपफुली जब हमने डे 1 स्टार्ट किया था तो उसके लास्ट में जो हमने टॉपिक स्किप किया था, या यूँ कह लीजिए जो छोड़ा था, अब वहीं से हम इसको कंटिन्यू करने लगे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हमने लास्ट पे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गैस एज अ वेस्ट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बाद स्टार्ट करने लगे हैं लिक्विड वेस्ट्स। लिक्विड वेस्ट का मतलब ये होगा कि आपकी जो बुक पे मेंशन है टॉपिक वो ये है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। स्टूडेंट्स, इधर एक्स्ट्रा वाटर का मतलब ये है कि प्लांट्स की बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका रिमूवल कैसे होगा, वो कौन सा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेंगे ताकि वो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस तक आ सकें या अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें। तो आइए देखते हैं। बुक पर तो वैसे ये डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है। इसको आपने बड़े ही इत्मीनान के साथ देखना है ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि वाटर जो है वो रिमूव होता क्यों है और किस वजह से उसकी रिमूवल होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये असल में एक प्लांट सेल की डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्लांट सेल की डायग्राम में सबसे बाहर वाली जो आउटर लेयर है इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल, और जो इसके इनसाइड लेयर है इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में वैक्यूल का जो फंक्शन है वो ये है कि इसने वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। सवाल यह है कि कितने वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये असल में यहाँ क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस। अब होता यह है कि ड्यूरिंग डे टाइम जब प्लांट्स को पानी मिलता है या प्लांट्स तक पानी आता है तो प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं वो तमाम के तमाम इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे का सारा वाटर जो है वो प्लांट्स के वैक्यूल के अंदर आकर स्टोर हो जाता है। जितना जितना वाटर आता जाता है वैक्यूल उसको अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता जाता है और अपना साइज जो है वो इनलार्ज करता जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट तक वैक्यूल जो है वो अपना साइज इनलार्ज करता है। जिस तरह आप इस डायग्राम में देखिए कि अभी जो इसका जो ओरिजिनल साइज है वैक्यूल का ये है, लेकिन जैसे इसमें वाटर आना शुरू होगा, ये मैं वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस तरह वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वैक्यूल क्या करेगा, अपना साइज इनलार्ज करने की कोशिश करेगा।
जिस वजह से अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म जो है वो पुश करेगा न्यूक्लियस को, और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से ट्रैवल करके इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है। और वैक्यूल जो है वो अपना साइज इनलार्ज कर लेगा मैक्सिमम। ये देखिए, ये असल में जो डॉटेड मैंने बनाया है ये अब वो वैक्यूल है जो इसकी अब शेप बन जाएगी कि इसने अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो जब वैक्यूल अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेगा तो हम कहेंगे कि वैक्यूल का जो इनसाइड का एरिया है वो हार्ड हो जाएगा, विच इज कॉल्ड टर्जिट। तो प्लांट की इस प्रॉपर्टी को जिसमें वैक्यूल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करता है, इट इज कॉल्ड टर्जिटी। अब जो वैक्यूल है ये मज़ीद वाटर को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो इसकी वजह से न्यूक्लियस श्रिंक हो सकता है, टूट सकता है। और अगर न्यूक्लियस श्रिंक हो गया तो सेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाकी हैं वो न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट का जो टोटल सेल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेवल पे अब हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस पे। अब वैक्यूल के अंदर मज़ीद पानी स्टोर नहीं हो सकता। इट मीन्स डैट कि अगर मज़ीद वाटर आएगा तो प्लांट उसका रिमूवल स्टार्ट कर देगा। रिमूवल का मतलब कि इस वक्त जो पानी मज़ीद ऐड होगा आप उसे कह सकते हैं कि वो एज अ लिक्विड वेस्ट होगा, और आप उस वाटर को जो कि रिमूवल करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि अब ये वाटर आपके लिए क्या है, एक्स्ट्रा वाटर है। अब प्लांट्स अपने अंदर से, अपनी बॉडी से जब वाटर को रिमूव करते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर यानी पानी का प्लांट की बॉडी से रिमूव होना, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो अब क्या होगा कि ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो इसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसपायरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपायरेशन इज दी लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर को रिमूव करना। तो प्लांट का सेल अब क्या करेगा, अपने वैक्यूल में से वाटर को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा, ताकि जो अंदर एक बैलेंस है वैक्यूल का कि वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक ना करे, टकराए ना, वो प्रोसेस ना हो। तो इस वजह से वाटर आता जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट है वैक्यूल में स्टोर रहेगा, और एक्स्ट्रा वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और इस वक्त आपका जो वैक्यूल होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टर्जिड हो जाएगा, यानी सख्त हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैलून है, तो जो बैलून होता है यानी गुब्बारा, उसमें आप वाटर फिल कर दें तो देखिए उसका साइज इनलार्ज होता जाएगा, लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद उसमें मज़ीद वाटर ऐड नहीं होगा। अब आप जब उसको बैलून को थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो प्रॉपरली पुश भी नहीं करेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फिर्म हो जाएगा। फिर्म मतलब मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और बायोलॉजी में हम इसको टर्जिड का नाम देते हैं। तो इस वक्त जो बैलून है वो असल में वैक्यूल की तौर पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे आपका जो वैक्यूल है प्लांट का वो भी उसी बैलून की तरह होगा। तो बैलून जो है वो जिस तरह सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे आपका वैक्यूल भी टर्जिड हो जाएगा। तो प्लांट जो हैं वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का रिमूवल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब ये तो बेटा बात होगी ड्यूरिंग डे टाइम। अब रात के वक्त क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट जो है वो ये प्रोसेस होता है कि ट्रांसपायरेशन नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, जिस वजह से वाटर जो है वो प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाता। अब ये होता है कि जब इस तरह का कोई वर्क होता है, या इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जो सॉइल कंटेंट है, यानी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि जाइलम ट्यूब्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है उस वाटर के ऊपर, जिस प्रेशर की वजह से वो वाटर जो है वो लीव्स के एजिस पर कह लीजिए या उसकी कॉर्नर्स पर आना स्टार्ट हो जाता है। जब वो वाटर उस प्रेशर की वजह से लीव्स की एजिस और कॉर्नर पर आना स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं जी दिस प्रोसेस इज नोन एज गुटेशन। तो आप यूं कहेंगे कि गुटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो
प्रेशर की वजह से वाटर ज़्यादा है क्योंकि उस वाटर को रिमूव करना है और सनलाइट भी नहीं है और ट्रांसपरेशन भी नहीं हो रही, तो इस वजह से ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर के तौर पे वाटर जो है वो रिमूव होगा। और इस प्रेशर की वजह से जो लीव्स हैं उनके आपको कॉर्नर्स पर, एजेस पर जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्रॉप्स, वाटर के ड्रॉप्स। और उन्हीं वाटर के ड्रॉप्स को जो कि उन एजेस पर आपको नज़र आएंगे लीव्स के स्ट्रक्चर पे, आप उसको क्या नाम देते हैं, आप उस प्रोसेस को नाम देते हैं गुटेशन। तो इस तरह स्टूडेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट आप कह सकते हैं या प्रॉपर मेथड से वाटर जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं अगर वो वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो। तो जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि प्लांट्स कैसे नीड के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करती है ड्यूरिंग डे टाइम, और रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट क्योंकि वो सरप्लस हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसको वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है ताकि वो होम्योस्टेसिस को अकर कर सके। इसी तरह प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में जितनी उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने वैक्यूल को टर्जिड बना लेते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को एलिमिनेट करते हैं। इसी वजह से मैंने ऊपर जो मेन हेडिंग रेड मार्कर से दिया वो दी है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जिसमें अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में गैसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन देख चुके थे, और अभी हमने लिक्विड वेस्ट, जिसकी हेडिंग आपकी बुक में रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है, हमने इसको अभी कंप्लीट किया है। तो आइए इसको अब हम बुक पे रीड कर लेते हैं। आपके पास पेज नंबर 19 है, मेन हेडिंग है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जी, वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी पहली बात तो यह है कि प्लांट सॉइल के थ्रू जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, हमें इस बात का पता है। और दूसरा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, जब प्लांट्स सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तब भी उनकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडी, यानी अपने सेल्स के अंदर उन सेल्स को टर्जिड बनाने के लिए, उनको सख्त बनाने के लिए प्लांट अपने अंदर अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी बॉडी में किस ऑर्गेनेल के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, जिसका अभी मैंने आपको नाम भी बताया, इट इज वैक्यूल। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन, और जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट अपनी बॉडी से उनको रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। At night, transpiration usually do not occur because most of plants have their stomata closed. रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो अपने जो स्टोमेटा हैं उनको क्लोज्ड कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, यानी अगर सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर एंटर्स करेगा पहले रूट्स में, यानी सॉइल से नीचे रूट्स में जाएगा, जड़ों में, फिर इट इज एक्यूमुलेटेड, जमा हो जाएगा इन जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स कह लीजिए कि जाइलम ट्यूब्स कह लीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स जो होती हैं, ये जाइलम ट्यूब्स जो होती हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि दे कंडक्ट वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड टेक दिस वाटर टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी उस वाटर को वो नीचे से रूट से एक्सेप्ट करती हैं जाइलम वेसल्स और उसको ट्रैवल करवा के उस वाटर को एरियल पार्ट, यानी जो अपर पार्ट होता है जिसको हम लीफ कहते हैं, वहाँ तक लेकर जाना वाटर को, ये जाइलम का फंक्शन होता है। ठीक है जी। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। पोर्स मीन्स उनके ऊपर सुराख बने होते हैं जिनसे वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट एट लीव टिप्स और एजेस, जो कि लीव्स की या तो टिप्स में पड़ी होती हैं या एजेस में पड़ी होती हैं। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स, इट इज कॉल्ड गुटेशन। तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो ड्रॉप्स हैं ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं लीव्स के एजेस पर, कॉर्नर्स पर, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, गुटेशन। तो इसी तरह जो ग्रासेस हैं उनके ऊपर गुटेशन की वजह से वाटर जो है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, इट मीन्स एक्यूमुलेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह प्लांट अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं और अपनी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, विच इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस।
अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, यानी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बाय सॉलिड। यानी अब हम सॉलिड जो मटेरियल है उसकी बात करेंगे एज अ वेस्ट, यानी प्लांट अपनी बॉडी में से जो सॉलिड मटेरियल है उसको कैसे रिमूव करते हैं। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। जैसा कि हमने गैसेस की बात की कि प्लांट अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस उन्हें इन और रिमूव करते हैं, वाटर की रिमूवल अब हमने पढ़ ली। अब सोचने वाली बात है कि प्लांट्स अपनी बॉडी से सॉलिड वेस्ट जो हैं वो कैसे रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता कुछ इस तरह है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जब भी सॉलिड वेस्ट बनती है तो वो सॉलिड वेस्ट को एक्यूमुलेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं डिफरेंट वेस्ट से। जिसमें से एक मेथड ये होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करके यानी एक्यूमुलेट करके उसको स्टोर कर देते हैं लीव में। तो आपने देखा होगा कि लीव का स्ट्रक्चर वैसे तो ग्रीन है, लेकिन हर साल में पतझड़ का मौसम आता है जिसमें लीफ का कलर येलोइश हो जाता है, यानी येलो होना स्टार्ट हो जाता है, उसका क्लोरोफिल वैनिश हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का सॉलिड मटेरियल जो कि वेस्ट है उसको निकाल के लीव्स में स्टोर कर देते हैं, जिस वजह से लीव का जो कलर है वो ग्रीन से येलोइश होना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर एज अ वेस्ट बन जाते हैं और फिर पतझड़ में वो पत्ते जो हैं वो लीव्स गिर जाते हैं। ठीक है, गिरने के बाद वो दोबारा खाद में एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे या तो वहाँ चले जाते हैं या फिर वेस्ट बन जाते हैं। अब प्लांट्स ने या ट्रीज़ कह लीजिए स्पेसिफिकली जो कि मेन बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ट्रीज़ अपनी बॉडी को स्टोर, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी वेस्ट जो है वो निकाल के लीव में स्टोर कर देते हैं। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो अपनी सॉलिड जो वेस्ट हैं उनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं और उनको स्टोर कर देते हैं अपनी फ्रूट्स में या अपने वेजिटेबल्स में। जैसे अगर आपने देखा होगा कि घर में आपके जो टोमेटो है जिसको टमाटर कहते हैं वो यूज़ होता है, अगर आप उसको काटें तो उस टोमेटो के सेंटर में आपको बीज सीड्स नज़र आएंगे। असल में वो सीड्स कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। उन सीड्स का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बल्कि इसी चैप्टर में हम आगे जब मूव करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि टोमेटो के अंदर मौजूद जो कैल्शियम ऑक्सलेट हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ट्रीज़ क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी से सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होती हैं, और उन इनसॉल्यूबल जो वेस्ट हैं उनको अपने जो कह लीजिए कि वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स वगैरह उसमें स्टोर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से रेजिन्स की फॉर्म में, गम्स की फॉर्म में, चिपचिपा मटेरियल होता है उस फॉर्म में जो है वो सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो इन मेथड्स को यूटिलाइज करके ट्रीज़ या कह लीजिए प्लांट्स अपनी सॉलिड वेस्ट को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं और एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे, उसमें जितनी भी मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम आ सकती है वो आए और वो जल्द अज जल्द जो है वो होम्योस्टेसिस की जो स्टेज है उस तक पहुँचें। तो आइए इसे रीड करते हैं। पेज नंबर 19 पे रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट का हमारा टॉपिक है कि प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्यूबल मटीरियल्स। हार्मलेस यानी जिसका नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर होता है इन दी लीव्स में और फिर स्टेम्स में ऑफ मैनी प्लांट्स, दैट इज इन टोमेटो। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप आगे मूव करिए तो आपको वो सेकंड पॉइंट मिलेगा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20 पे। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली। शेड मतलब गिराना, हर साल जो अपने पत्ते गिराते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। मैंने आपको बता दिया पत्ते गिरेंगे तो उनके साथ उनकी जितनी भी सॉलिड वेस्ट थी वो अपनी उन पत्तों के अंदर, उन लीव्स के अंदर स्टोर करके उन्हें शेड करवा देंगे। तो जब भी आप देखेंगे, जब भी पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें जो लीव्स शेड होंगे आपको नज़र आएगा कि उनका कलर येलोइश यानी येलो कलर होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सी सॉलिड वेस्ट जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं।
जिस वजह से उनका क्लोरोफिल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका कलर ग्रीन से येलो होना स्टार्ट हो जाता है। आइए थर्ड नंबर पे अपनी नेक्स्ट बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स। अब कुछ दूसरी फॉर्म में भी प्लांट्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिन्स, ठीक है जी, रेजिन्स जो हैं वो फिर बाद में प्लास्टिक्स के बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब कौन सा ट्री है जो कि रेजिन को अपनी बॉडी से रिलीज करता है, तो आगे उसका नाम भी है कॉनिफेरस ट्रीज, ठीक है जी। इसी तरह गम्स हैं, गम्स जो हैं ये किक्कर रिलीज करता है, लेटेक्स ये रबर प्लांट रिलीज करते हैं, और म्यूसिलेज ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, और लेडी फिंगर वो रिलीज करते हैं। अब आप देखिए कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं एज अ वेस्ट के तौर पर ये डिफरेंट ट्रीज जो हैं वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेट तो प्लांट से ही करता है, लेकिन उसमें हम बात करेंगे कि प्लांट ने अपने आप को या ट्रीज ने अपने आप को किस तरह डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं, इस टॉपिक को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स ने अपने अंदर ऑस्मोटिक मींस ऑस्मोसिस या यूं कह लीजिए ऑस्मो रेगुलेशन, यानी सॉल्ट्स प्लस वाटर, सॉल्ट्स और वाटर की मेंटेनेंस कैसे की हुई है। तो इस बेस पे अगर बात की जाए तो जो प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है थ्री ग्रुप्स में। द फर्स्ट इज हाइड्रोफाइट्स, द सेकंड इज जीरोफाइट्स एंड द थर्ड इज हेलोफाइट्स, ठीक है जी। आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें इनमें रिड्यूस्ड हैं, कम हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोफाइट से। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोफाइट्स के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, साफ पानी में, और फ्रेश वाटर में इनका जो लीव होता है वो लीव या तो टोटली सबमर्ज होता है। अब इधर सबमर्ज का मतलब होता है सबमर्ज का मतलब होता है कि टोटली वो डिप हुआ हुआ है उसके अंदर, या फिर आप कह लेते हैं कि पार्शली का मतलब यहां पे होगा कि हाफ। इट मींस दैट के फ्रेश वाटर है उसमें या तो कंप्लीटली वो डिप हुआ होगा लीव, या फिर पार्शल, इट मींस दैट हाफ। तो जो लीव है जो आपके पास मैंने बताया कि हाइड्रोफाइट्स का, वो फ्रेश वाटर में या तो टोटली सबमर्ज होगा या पार्शली सबमर्ज हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके जो लीव्स हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब कि इनका जो लीव का स्ट्रक्चर है या कह लीजिए लीव है वो साइज में बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रॉड होने की वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा वो भी बहुत क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं या कंसंट्रेशन में हाई होते हैं। अब ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ये अल्टीमेटली सी बात है कि उनके अंदर जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो वाटर के अंदर ही पड़े हुए हैं, उनके पास वाटर की कंसंट्रेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो वो इजीली वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी ट्रांसपायरेशन स्टार्ट कर देंगे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो प्लांट्स आ जाते हैं उसमें जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है वो है वाटर लिली। वाटर लिली जो है वो एक हाइड्रोफाइट प्लांट है जो कि ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या मज़ीद कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको रीडिंग में समझा देता हूँ। Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water, कि fresh water में या तो वो completely मुकम्मल तौर पे या partially dip हुए होंगे। Such plants do not face the problem of water shortage। अब ये बात अल्टीमेटली सी है कि वो वाटर के अंदर ही हैं तो उनको वाटर शॉर्टेज होती ही नहीं है, यानी उनको पानी की कमी कभी भी नहीं होती। They have developed mechanisms for the removal of extra water from their cells।
और इनके पास ये मैकेनिज्म अवेलेबल होता है कि उनके पास वाटर कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा है तो वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। असल में जो मैकेनिज्म की वो यहाँ बात करने लगा है वो ट्रांसपायरेशन है कि ये अपने अंदर से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो क्या करवा देते हैं, रिमूव करवाना स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोफाइट्स है ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड मीन्स जो साइज में बड़ा होगा, विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस, और उनकी जो अपर एपिडर्मिस होती है या अपर सरफेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प्स देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी बॉडी से इजीली एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर सकते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली, और इसमें मोस्टली जो एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लांट्स की बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं उसमें एक नाम जो है वो क्या है, वाटर लिली। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने देखा कि ये फर्स्ट ग्रुप है जिसका नाम हमने पढ़ा कि हाइड्रोफाइट है, जिसमें इस तरह के प्लांट्स रहते हैं जो या तो कंप्लीटली सबमर्ज होंगे या पार्शली, और इस हिसाब से इन प्लांट्स में ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करवाते हैं। अगर इसी हवाले से हम आगे इस बात को कंटिन्यू करें तो जो हमारे पास सेकंड ग्रुप में प्लांट है वो है ज़ीरोफाइट। स्टूडेंट्स इट इज़ ऑपोजिट टू हाइड्रोफाइट। जो जो प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोफाइट में हैं वो प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की तो हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जबकि ज़ीरोफाइट्स के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये हमें जो पाए जाते हैं या मिलते हैं तो ज़्यादातर ड्राई इन्वायरमेंट में। ड्राई इन्वायरमेंट से मुराद आप यूं समझ लीजिए, आप कह सकते हैं कि डेजर्ट्स वगैरह में, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि हाइड्रोफाइट्स में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, लेकिन अब आप 2 मिनट के लिए अगर इस चीज़ को सोचें कि ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे खुश्की है, वाटर की कमी है, तो ये बात अल्टीमेटली सी है कि इनके पास जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लेस होता है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लेस होते हैं या अमाउंट में कम होते हैं। ठीक हो गया। इन प्रोसेस को देखा जाए या इन बातों को देखा जाए तो इस बात से ये रियलाइज़ होता है कि ये जो ज़ीरोफाइट्स हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि इनके पास वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, इनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि एक वैक्सी लेयर होती है जो कि ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करवाती है, या यूं कह लीजिए कि ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस करवाती है। इसके अलावा इनकी एक वैसे प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ तक फैली हुई होती हैं, स्प्रेड हुई होती हैं, और ये डेप्थ में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। यानी इनकी रूट्स जो हैं उनका ये फंक्शन है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करती हैं, नीचे से एब्जॉर्ब करती हैं। अब ऊपर से वैक्सी क्यूटिकल है, ट्रांसपायरेशन होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है ये नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे जितना कर सकते हैं, और इसी वजह से इनकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, ये यूँ कह लीजिए कि स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रूट से आता है उसको अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। तो वो ऑर्गन ज़ीरोफाइट प्लांट्स के अंदर जो कि इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उन ऑर्गन्स का नाम है सक्यूलेंट ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स सक्यूलेंट ऑर्गन्स वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं ज़ीरोफाइट्स के अंदर जिनका फंक्शन ये है कि इन्होंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को जो कि रूट से एब्जॉर्ब करके ला रही हैं इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर लेना है, और स्टोर करने के बाद जितना ज़्यादा पानी ये स्टोर करते हैं ये उतने ही वेट और जूसी बन जाते हैं। जूसी मतलब पूरा पानी की तरह पूरे उसमें मशरूब हो जाते हैं, पूरे उस पानी में भर जाते हैं। और अगर हम बात करें ज़ीरोफाइट की एग्जाम्पल की तो स्टूडेंट्स जहाँ तक बात एग्जाम्पल की है तो कैक्टी और कैक्टस, जो इसका सिंगुलर है वो कैक्टस है और कैक्टी जो है वो इसका प्लूरल है।
तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि ज़ीरोफाइट कंसीडर किए जाते हैं, और ये कैक्टी कैक्टस जो हैं ये आपने अपनी रूटीन लाइफ में एक बार ज़िंदगी में ज़रूर देखे होंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप डायग्राम देखें, पेज नंबर 21, तो उसके मोस्ट राइट साइड पे ज़ीरोफाइट्स बने हुए हैं और वो असल में कैक्टस प्लांट है। ठीक है जी, आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोफाइट्स लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस, यानी जो एपिडर्मिस उनकी लेयर है उसके ऊपर ये वैक्सी क्यूटिकल लेयर बना लेते हैं। उसकी रीज़न आगे लिखी हुई है, टू रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज, ताकि उनकी बॉडी में से वाटर जो है वो रिमूव ना हो सके। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ये अपनी बॉडी से जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो रिड्यूस करते हैं, यूं कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि इनकी बॉडी से ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है, क्योंकि स्टोमेटा ही नहीं है। स्टोमेटा वैसे ही कंसंट्रेशन में कम है तो कैसे ट्रांसपायरेशन होगी। आगे इनके बारे में लिखा हुआ है कि सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी इनकी डीप रूट्स होती हैं जहां से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स, ये स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनकी स्टेम्स में या रूट्स में, जो कि इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में वाटर को स्टोर करने देते हैं, और इसी वजह से इनकी जो स्टेम और रूट्स हैं ये वेट एंड जूसी होती हैं। और ये जो पूरे पैरेन्काइमा सेल्स की जो आप कह लीजिए कि पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स। कैक्टी सिंगुलर कैक्टस आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने ज़ीरोफाइट्स की बात की, इससे पहले हमने हाइड्रोफाइट्स की बात की। होपफुली इन दोनों में आपको एक ह्यूज डिफरेंस फील हो रहा होगा। आइए आज की हम अपनी जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के टॉपिक की आखिरी डिवीजन जो है उसकी डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आखिरी आपके पास जो डिवीजन है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की, उन प्लांट्स का नाम है हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स के बारे में याद रखिएगा कि ये प्लांट्स ज़्यादातर पाए जाते हैं सी इन्वायरमेंट में। सी इन्वायरमेंट का मतलब है कि समुद्री एरिया कह लीजिए, समंदर वगैरह में ये पाए जाते हैं। और आपको वैसे भी ये फॉर्मली पता होगा कि समंदर यानी सी एक ऐसी प्लेस होती है, सी वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये बात डिस्कस की हुई है मेरे साथ, या आपको ये बात पता है कि अगर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो, यानी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक। अब अगर हम बात हेलोफाइट्स की करें तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सी इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से मुराद के ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, होगा ये कि फॉर एग्जांपल ये एक हेलोफाइट प्लांट है, ठीक है, ये सी वाटर में पड़ा हुआ है। अब इसकी बॉडी के अंदर ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हम कहेंगे कि इसकी बॉडी अब क्या बन चुकी है, एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की एग्जांपल बन चुकी है। अब ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है, अब इसकी बॉडी से वाटर रिलीज हो सकता है जो बाहर इन्वायरमेंट में आएगा, सी वाटर में आएगा, लेकिन इसकी बॉडी से सॉल्ट रिमूव नहीं होंगे। तो इस वजह से इस तरह के प्लांट्स जो कि अपनी बॉडी में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कंसंट्रेशन में रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपनी बॉडी को साल्टी इन्वायरमेंट में रखते हैं, सॉल्टी इन्वायरमेंट में, इस तरह के प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, हेलोफाइट्स। और इसमें ज़्यादातर जो एग्जांपल आती है, यहाँ पे आपकी बुक में भी मेंशन है, वो एग्जांपल सी ग्रासेस की है, यानी ऐसी ग्रासेस जो सी के अंदर होती हैं। आपको सेंटर वाली डायग्राम भी नज़र आ रही होगी कि मोस्टली ग्रास जो है वो सी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है जी, आइए बाकी इसको हम रीडिंग में कवर करेंगे। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर, ठीक है, एंड आर अडेप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट।
यानी वो सॉल्टी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और इख्तियार कर लेते हैं। सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडी ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इन प्लांट्स को भी उन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल, कि उनकी बॉडी के अंदर का जो वाटर है वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है इनटू दी हाइपरटोनिक सी वाटर। अब बाहर जो समंदरी वाटर है जिसको आप सी वाटर कह रहे हैं, उसमें भी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, और अब इसकी बॉडी से भी वाटर बाहर रिलीज हो रहा है, तो इसकी बॉडी भी अब क्या बनना शुरू हो जाएगी, हाइपरटोनिक। When salts enter into the cells, जब salts इसके सेल में एंटर होंगे, plants carries out active transport। ये टर्म आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ का लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूल्स, के अब आपकी जो बात हम कर रहे हैं हेलोफाइट्स की, इनकी बॉडी में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उसके सॉल्ट्स के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा। उनकी बॉडी में उनके वैक्यूल के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा। ठीक है जी। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यानी वैक्यूल के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर जो है वो मूव कर सकता है, इन आउट आ सकता है वैक्यूल में से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इसमें से सॉल्ट्स जो हैं वो रिमूव नहीं हो सकते। सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। तो अब ये जो आपका जो सेल है इस प्लांट का, उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली तो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो हेलोफाइट्स हैं ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, यानी इनकी बॉडी में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली टू उनके जो सराउंडिंग जो एरिया है जिसमें वो पड़े हुए हैं। ठीक है जी। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ दिस सेल्स। इस वजह से वाटर जो है वो इनकी बॉडी से फिर मजीद जो है वो मूव नहीं हो पाएगा, जितना वाटर उनकी बॉडी में रह जाएगा वो रह जाएगा, वो रुक जाएगा वहाँ पे। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इस तरह के जो प्लांट्स के ग्रुप्स हैं इनमें मोस्टली जो है वो सी ग्रासेस आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हम यहाँ पे अपना डे 2 का जो वर्क है वो कंप्लीट करते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।